आपका विभाग किस तरह से सुनिश्चित करता है, क्योंकि आपका पब्लिक डीलिंग वाला डिपार्टमेंट है और तमाम लोग आते हैं अपनी दिक्कतों के साथ में अपनी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, तो इतने सारे लोगों को सेवाएं प्रदान करना और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइज्ड वे में, किस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं? जी, इसमें जो हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो इस कोरोना से पहले ही जो बजट घोषणा हुई थी, जिसमें सारे कार्यालयों को फेसलेस और कैशलेस करने के लिए, अत्याधुनिक करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए उन्होंने बजट में ही घोषणा कर दी थी। और जो 12 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय है उनको जैसे पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आम आवेदकों और व्यक्तियों की सुविधा के लिए उसको उच्च स्तर पर ले जाने की प्रयास थे। इस कोरोना के समय में चूंकि अन्य सेवाएं बंद हो गई थी तो हमने इसको अवसर के रूप में लिया। हालांकि हमारी दूसरी जिम्मेदारी भी थी, वो माइग्रेंट लेबर और अन्य जो काम थे वो थे, उनको अपनी जगह पे पहुंचाना में भी आपकी भूमिका थी। लेकिन फिर भी हमने कार्यालय स्तर पर इसको किया और हमारे परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री महोदय के ऐसे निर्देश थे, तो हमने इसको पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया। डिजिटाइज करने में जो पहले समस्या थी वो यह थी कि पुराना डाटा था वो ऑनलाइन नहीं था, तो उसके बिना पुराने डाटा के ऑनलाइन हुए ये पूरा डिजिटाइज नहीं हो सकता था। लेकिन इस अवसर पे हमने सारे पुराने करीब 1 लाख डाटा जो है व्यक्तियों के और गाड़ियों के हमने ऑनलाइन कर लिए और 4 लाख डाटा करीब पहले ही ऑनलाइन था, तो अब 100% ऑनलाइन हो गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। क्या आपका जो कार्यालय है वो पूरी क्षमता के साथ, 100% क्षमता के साथ आज की तारीख में काम कर रहा है या फिर पहले से ये 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रहा था? नहीं, अभी हम 100% क्षमता के साथ काम कर रहा है। पहले ये थी कि उसमें जो है इसमें मोटे तौर पे 4-5 काम होते हैं, जैसे परमिट का काम होता है, जैसे टैक्स का काम होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन का काम होता है, जैसे लाइसेंस का काम होता है। तो ये 4-5 तरह के काम होते हैं, या चालान है, इन्फोर्समेंट का काम होता है। ये सारे काम थे, तो उसमें कहीं न कहीं व्यक्ति को कार्यालय में आने की आवश्यकता होती थी। और इसमें अगर यूं माने तो केवल लाइसेंस के लिए और जो वाहन का जो भौतिक निरीक्षण होता है, फिटनेस वगैरह, उसके लिए ही 2 बार आना पड़ता है। अन्यथा सारे काम है वो आने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले, तो उनको आना पड़ता था। और हमने अब डिजिटाइज कर लिया है, तो हमारा जो सिटीजन्स पोर्टल है वाहन 4 पे, सारथी 4 पे, उस पे कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन कर सकता है, स्लॉट ले सकता है और पैसे जमा कर सकता है। सर, ऐसा है कि जैसे अभी प्रदूषण के जो नए मानकों के अनुरूप वाहन है उन्हीं को स्वीकृति दी जा रही है और BS6 जो है वो उससे जो कम कैटेगरी के यानी BS4 के हैं उनके वाहनों का पंजीकरण आप लोग नहीं कर रहे होंगे। जी, ये व्यवस्था 31 मार्च के बाद से शुरू है, 1 अप्रैल से शुरू है। जी। तो इसमें जैसे बीच में लॉकडाउन वगैरह की वजह से कोई छूट वगैरह मिली है या ये यथावत जो निर्देशित थी उसी अनुरूप चल रही है? एक्चुअली ये 31 मार्च से ये BS4 पे पूरा प्रतिबंध लग गया था और जो फाडा के मेंबर है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। वहां पे उन्होंने जब प्ली किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय ने ये कहा कि 10% जो व्हीकल है उनको 1 अप्रैल के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छूट रखी थी, जो कि उनके स्टॉक में थे। बाकी जो 90% व्हीकल थे BS4 वो 31 मार्च से पहले करने थे। यानी अब आज की तारीख में तो BS6 ही वाहन आपको लेना पड़ेगा और वही लेना समझदारी है। BS4 का अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भी जो 30 अप्रैल लास्ट डेट थी उसमें भी ये गए थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल से डेट आगे बढ़ाने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था। कोई अगर सेकेंड हैंड लेना चाहता है BS4 वाला, चूंकि 15 साल तक आप छूट देते हैं, तो वो ले सकता है और उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है? रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होगा। जी, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं BS4 उनके ट्रांसफर में कोई पाबंदी नहीं है, सिवाय 5 बड़े शहरों को जिसको नॉन अटेनमेंट सिटी कहते हैं। बिल्कुल। उसमें अगर 15 साल पुराना है तो नहीं होगा, अन्यथा बाकी सारे वाहन जो पहले पंजीकृत हैं उनको आप खरीद सकते। अब हम बातचीत करते हैं सर लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि ये शहर में हमारे जो खास करके युवा हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है और पहली बार लाइसेंस जब किसी युवा का बनता है तो उसको एक खुशी मिलती है, जो आप लोग देते हैं उसको कार्ड। इसकी जो प्रक्रिया है, एक तो लर्निंग लाइसेंस बनता है जो 1 महीने बाद आपको दोबारा परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें एज, क्वालिफाइंग एज क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जो लाइसेंस है वो कोई भी व्यक्ति अगर 16 साल की एज को प्राप्त कर लेता है
तो वो मोटरसाइकिल विदाउट गियर जो कि 50 सीसी से कम की बाइक होती है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो जो जिसे पहले पुराने टाइम की जो मोपेड कहते थे 50 सीसी से कम की, अब वो चलन में है नहीं। तो बेहतर यही कि 18 होने के बाद ही आप लाइसेंस के लिए आवेदन करें। जी, और 18 के बाद में वह 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल विद गियर के लिए एलिजिबल हो जाता है। भारी जो व्हीकल है उसके लिए भी 18 के बाद वो नहीं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कॉमर्शियल व्हीकल है, उसके लिए एज 20 ईयर्स है और उसके पास कम से कम 1 साल का जो है वो लाइट लाइसेंस का अनुभव होना चाहिए। यानी लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है ये सबसे पहले आपको बनवाना है। इसकी प्रक्रिया में आवेदन में आपको 1 महीने के लिए लर्निंग लाइसेंस मिलता है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। तो इसके लिए चूंकि अब सारा ऑनलाइन हो गया है तो आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी, इसमें एक हमने वाहन 4 पे और सिटीजन 4 पे यानी सारथी 4 पे सिटीजन पोर्टल है जिसके अंदर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट है। हाँ, लेकिन इसका कोई ऐप नहीं है। वाहन 4 है, ऐप नहीं है, वाहन 4 ही है, वेबसाइट है और इस पे एक सिटीजन पोर्टल है जिसमें सिटीजन अप्लाई कर सकता है। तो वो अपने सारे काम लाइसेंस के किसी भी काम के लिए, रिन्यूअल के लिए, डुप्लीकेट के लिए, लर्निंग के लिए, परमानेंट के लिए वो अपने आवेदन कर सकता है, फीस जमा करा सकता है और उससे ऑटोमेटिक उसको स्लॉट मिल जाएगा। यानी अब ये भी नहीं है कि आप मतलब लाइसेंस की डेट भी आ जाए तो आप मतलब फिर 3 दिन चक्कर काटो कि भाई वहां आप मेरा नंबर कब आएगा, कितनी क्यों है। आपको समय का स्लॉट मिलेगा जी, कि आपको 1 से 2 के बीच आना है या 2 से 3 के बीच आना है, इस तरह का स्लॉट मिलेगा जी। तो उसके बाद जैसे आपने लर्निंग के लिए कोई अप्लाई करता है तो वहां पर उसका टेस्ट होता है। जी, लर्निंग जो लाइसेंस है वो मिलता है इस बात पे कि उसके पास में यातायात संकेतकों का पर्याप्त ज्ञान हो। सिर्फ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हाँ, उसके चलाने का जो आपका है वो फिलहाल नहीं लिया जाएगा। फिलहाल नहीं लिया जाएगा, केवल उसको ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक साइंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो परिवहन विभाग के जितने भी नियम हैं, सामान्य जानकारियां हैं, उसका अगर आपको ध्यान है, ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई करें और फिलहाल आपको गाड़ी चलवाई नहीं जाएगी। दूसरी चीज ये है कि इसमें टच स्क्रीन पर कुछ सवालों के जवाब देने होते थे पहले। जी। अब चूंकि कोरोना के बाद में टच स्क्रीन जो है वो अपने आप में खतरे से खाली नहीं है, तो उसके लिए क्या नई व्यवस्थाएं हैं? हाँ, टच स्क्रीन पे इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही इसका टेस्ट होता है और 20 में से कम 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। पहले ये टच स्क्रीन टेस्ट है वो आवेदक देता था। अब हमने वहां पर जो हमारे कार्यालय के परिवहन निरीक्षक है वो उनको हमने तैनात कर दिया है। वो जो पहले वर्बल टेस्ट लेते थे अब वर्बल नहीं लेते हैं, वो टच स्क्रीन को वही ऑपरेट करते हैं और जो आवेदक है जो आंसर देता है वो उसको टच करते हैं, बता देता है कि भाई ये आंसर है मेरा ABCD। तो उसके हिसाब से जो एक व्यक्ति खड़ा है इसके लिए डेजिग्नेटेड वही इसी के लिए करता है। तो इसमें फिर इस बात की नहीं संभावना होती कि लोग अलग अलग लोग टच करेंगे। तो मतलब विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मतलब ये टेस्ट हो जाता है जी। और लर्निंग पूरी तरह से टच फ्री है ये। यस। एक और चीज जहां पर टच की आवश्यकता होती है वो फिंगरप्रिंट्स जो लिए जाते हैं जी। तो उसका ये पहले बायोमेट्रिक्स थे। बायोमेट्रिक्स में 3 चीजें आती थी, अंगूठे के फिंगरप्रिंट होते थे और उनका फोटोग्राफ होता था और वहां पे उनको सिग्नेचर करने पड़ते थे। तो जो अंगूठे के फिंगरप्रिंट है जिसमें टच करना पड़ता था वो अब हटा दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर से भी, सिस्टम से भी हटा दिए हैं। अब केवल हम फोटोग्राफ जो लेते हैं उसमें भी उसको आउटर एरिया पे आके जहां भी फोटोग्राफी होती है वहां खड़ा होना पड़ता है। विदाउट उस किसी को टच करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरह से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम इस बायोमेट्रिक्स को करते हैं।